नमस्ते। मैं हूं आपका एआई टीचर और स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोटबुक एलएम क्लासेस में। यहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि उन्हें सुनाते हैं और अपनी कल्पना की शक्ति से उन्हें महसूस कराते हैं। चलिए आज की इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे पास बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा की हिंदी किताब दिगंत के प्रतिपूर्ति भाग से 3 बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानियां हैं। जी पहली है रस्सी का टुकड़ा, दूसरी क्लर्क की मौत और तीसरी पेशगी। बिल्कुल। ये कहानियां सिर्फ स्कूल के सिलेबस का हिस्सा नहीं है बल्कि ये हमें इंसान के मन, समाज के दबाव और छोटी-छोटी घटनाओं के बड़े असर के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। बिल्कुल, इन तीनों कहानियों में जो बात सबसे खास है वो ये कि इनके किरदार बहुत ही आम लोग हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में घटने वाली साधारण सी घटनाएं कैसे एक भयानक रूप ले लेती हैं, यही इन कहानियों को असाधारण बनाता है। ये हमें दिखाती हैं कि समाज और इंसान की अपनी सोच उसे कैसे फंसा सकती है। हाँ ठीक है, तो पहली कहानी रस्सी का टुकड़ा से शुरू करते हैं। जी, आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसमें कत्ल तो होता है पर कातिल कोई इंसान नहीं है। कातिल है एक अफवाह। हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी रस्सी की फांस एक बेगुनाह इंसान के गले का फंदा बन गई। ये सुनकर ही कितना अजीब लगता है ना? कि भाई कि एक रस्सी किसी की जान कैसे ले सकती है। पर आज हम जिस कहानी की परतें खोलेंगे वो हमें इंसानी स्वभाव की एक बहुत गहरी और अक्सर कड़वी सच्चाई दिखाएगी। हमारे पास जो स्रोत है वो एक हिंदी कहानी के कुछ हिस्से हैं। कहानी है मैत्रो होरोखोम नाम के एक सीधी सादे किसान की, जिसकी जिंदगी एक पल में हमेशा के लिए बदल जाती है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है एक खचाखच भरे बाजार से। आप सोचिए, हर तरफ शोर है, लोग मोल भाव कर रहे हैं, जानवरों की आवाजें। हाँ, वो पूरा माहौल। और इसी भीड़ में हमारा मुख्य पात्र होरोखोम जमीन पर पड़ी एक पतली सी रस्सी देखता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात होती है। होरोखोम मतलब एक किफायती किसान है। उसकी सोच है कि भाई कुछ भी काम आ सकता है। लेकिन जब वो उस रस्सी को उठाने के लिए झुकता है तो स्रोत बताते हैं कि उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। अच्छा। हाँ, वो इधर उधर देखता है कि कहीं कोई इसे देख तो नहीं रहा। पर एक रस्सी उठाने में शर्म कैसी, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। यही तो मनोविज्ञान है। शायद उसे लगा कि लोग सोचेंगे कि देखो ये आदमी इतनी मामूली सी चीज के लिए झुक रहा है। ये उसकी अपनी सादगी थी, या शायद क्या कहते हैं, थोड़ी सामाजिक झिझक। लेकिन विडंबना देखिए, उन्हें ऐसा करते हुए उनका एक पुराना दुश्मन मेलांदे देख लेता है। उसकी यही झिझक, उसका वही इधर उधर देखना बाद में लोगों के लिए उसके अपराध बोध का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। अरे, लोगों ने उसी को देखकर कहा, देखो ये जरूर कुछ गलत काम कर रहा था, तभी तो इतना घबरा रहा था। वाह, मतलब उसका एक निर्दोष भाव ही उसके खिलाफ पहला सबूत बन गया। और ठीक इसी के बाद कहानी में असली मोड़ आता है। जी। अचानक एक मुनादी होती है, ढोल बजता है और ऐलान किया जाता है कि मैत्रेय खुल ब्रेक का एक बटुआ खो गया है। और कोई मामूली बटुआ नहीं, काले चमड़े का बटुआ जिसमें 500 शिलिंग और जरूरी कारोबारी कागजात। 500 शिलिंग उस समय किसान के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। तो बाजार में हलचल मच जाती है। हाँ। और अब हमारे पास 2 चीजें हैं, एक मामूली बेकार रस्सी का टुकड़ा और एक कीमती खोया हुआ बटुआ। दोनों जमीन पर ही मिले थे। बिल्कुल। कुछ देर बाद होरोखोम एक सराय में खाना खा रहा होता है कि एक अफसर आकर उसे मेयर के दफ्तर ले जाता है। होरोखोम पूरी तरह हैरान है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मेयर उससे सीधे सवाल करते हैं, आज सुबह तुम्हें सड़क पर कुछ उठाते हुए देखा गया था। और होरोखोम जो एक ईमानदार आदमी है, उसे लगता है कि सच्चाई बताने में कोई हर्ज नहीं। वो तुरंत अपनी जेब से वही रस्सी का टुकड़ा निकालकर मेज पर रख देता है और कहता है, हाँ मैंने ये उठाया था। उसे लगा होगा मामला यहीं खत्म। बिल्कुल, उसे लगा कि बस बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेयर शक भरी नजरों से उसे देखता है और कहता है कि काठी बनाने वाले मैत्र मलांदे ने उसे बटुआ उठाते हुए देखा है। और ये सुनते ही होरोखोम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से और हैरानी से कांपने लगता है, अपनी बेगुनाही की कस्में खाता है। पर उसकी सुनता कौन है? कोई नहीं, क्योंकि यहाँ तराजू बराबर नहीं था। एक तरफ मेयर की सत्ता और विश्वसनीय मलांदे का वजन था और दूसरी तरफ एक अकेले गरीब किसान की आवाज। सही बात है। मेयर साफ साफ कहता है, मलांदे एक विश्वसनीय व्यक्ति है। बिना किसी सबूत के समाज ने पहले ही तय कर लिया था कि किस पर यकीन करना है। मतलब होरोखोम की ईमानदारी की, उसकी सच्चाई की कोई कीमत ही नहीं थी। शून्य।
मेयर के दफ्तर से बाहर निकलते ही लोग उसे घेर लेते हैं। अब वो अकेला नहीं है, वो एक तमाशा बन चुका है। वो हर किसी को अपनी रस्सी वाली कहानी सुनाता है, अपनी जेब से बार बार वो रस्सी निकाल कर दिखाता है, लेकिन कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता। लोग बस हंसते हैं। और वे हंसते क्यों हैं? क्योंकि उसकी कहानी बहुत ज्यादा सरल थी। एक चोर के लिए इतनी मामूली कहानी गढ़ना मतलब अविश्वसनीय लगता है। अच्छा, यह इस कड़वी सच्चाई को दिखाता है कि एक बार जब समाज आपको एक कहानी में फिट कर देता है तो आप उस कहानी के कैदी बन जाते हैं। सच्चाई के पास उस कहानी को तोड़ने की ताकत नहीं रह जाती। पर क्या इसमें थोड़ी गलती होरोखम की भी नहीं थी? जिस तरह वो हर किसी को पकड़ पकड़ कर अपनी कहानी सुना रहा था, क्या उसका ये बर्ताव ही लोगों को और ज्यादा शक करने पर मजबूर नहीं कर रहा था? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं से हम उस क्या कहते हैं दुष्चक्र में प्रवेश करते हैं। ये ऐसे काम करता है। होरोखम जितना ज्यादा अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, वो उतना ही दोषी दिखता है। ये कैसे? क्योंकि एक बेगुनाह आदमी को लगता है कि सच्चाई ही काफी है। जब उसे पता चलता है कि लोग सच्चाई पर यकीन नहीं कर रहे, तो वो घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है। उसकी इसी घबराहट और बेचैनी को लोग अपराध बोध समझ बैठते हैं। मतलब उसका हर प्रयास उसके खिलाफ ही जा रहा था। बिल्कुल, वो चुप रह नहीं सकता था क्योंकि उसकी इज्जत दांव पर थी और वो बोलकर भी कुछ साबित नहीं कर पा रहा था। तो अब होरोकॉम पूरी तरह से समाज की नजरों में एक झूठा चोर बन चुका है। ऐसा लगता है कि अब कुछ भी उसकी इज्जत नहीं बचा सकता। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल सकता था। या शायद नहीं। हाँ, अगले हफ्ते एक खबर आती है। जी, एक दूसरा व्यक्ति मारियस पोमेल, वो खोया हुआ बटुआ और उसके अंदर का सारा सामान उसके असली मालिक मैत्र हुल्ब्रेख्त लौटा देता है। अच्छा, पोमेल बताता है कि उसे बटुआ सड़क पर मिला था, लेकिन वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो उसने अपने मालिक को दे दिया था, जिसने उसे हुल्ब्रेख्त तक पहुंचाया। तो बटुआ मिल गया, किसी और ने लौटाया। मुझे लगा कि चलो अब तो मामला साफ हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ, कोई भी यही सोचेगा। अब होरोखोम को इंसाफ मिलेगा और उसकी खोई हुई इज्जत वापस आएगी। लेकिन जो हुआ वो तो और भी ज्यादा अजीब और दुखद था। बिल्कुल, होरोखोम को जब ये पता चलता है तो उसकी छाती गर्व से फूल जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी जीत हुई। वो पूरे इलाके में घूम घूम कर अपनी जीत का ऐलान करता है। वो लोगों को रोकता है, उन्हें पूरी कहानी सुनाता है, कैसे उस पर शक किया गया और अब कैसे सच्चाई सामने आ गई है। पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? स्रोत बताते हैं कि लोग अब भी उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे। कुछ लोग उसकी पीठ पीछे कहते ये सब झूठे बहाने हैं, और कुछ तो उसके मुंह पर ही मजाक में कहते बदमाश कहीं के। ये कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा है। सच्चाई सामने आने के बावजूद भी होरोखोम की बेगुनाही साबित नहीं हो पाती। पर क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब लोगों ने एक नई कहानी गढ़ ली थी। उन्हें लगा कि होरोखोम इतना चालाक है कि उसने अपने किसी साथी यानी पोमेल के जरिए बटुआ वापस भिजवा दिया ताकि खुद को बेगुनाह साबित कर सके। मतलब उसकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत ही उसके खिलाफ एक और सबूत बन गया। ये तो अविश्वसनीय है। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं, मतलब पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। लोगों ने पहले ही मान लिया था कि होरोखोम दोषी है, तो जब ये नई जानकारी सामने आई तो उन्होंने उसे इस तरह से देखा जिससे उनका पुराना विश्वास और मजबूत हो जाए, न कि उसे चुनौती मिले। तो ये होरोखोम के चोर होने का नहीं, बल्कि एक चालाक चोर होने का सबूत बन गया। उसकी जीत उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। इस घटना का होरोखोम पर बहुत गहरा असर होता है। वो दिमागी तौर पर टूटने लगता है। वो दिन रात बस एक ही धुन में रहता है, अपनी बेगुनाही साबित करना। स्रोत बताते हैं कि उसकी कहानी हर दिन और लंबी और जटिल होती जाती थी। वो हर आने जाने वाले को रोकता, अपनी जेब टटोलकर रस्सी दिखाता और अपनी पूरी दास्तान सुनाता। वो समाज की अदालत में अपना मुकदमा लड़ रहा था, एक ऐसा मुकदमा जो अभी जीत ही नहीं सकता था। उसकी पहचान अब बस यही रह गई थी, रस्सी वाला आदमी। उसका पूरा अस्तित्व उस एक घटना में सिमट कर रह गया था। ये मानसिक यंत्रणा किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा होती है, जब आपको पता हो कि आप सच बोल रहे हैं और दुनिया में कोई भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसका शरीर भी जवाब देने लगता है। दिसंबर के अंत तक वो बिस्तर पकड़ लेता है और जनवरी की शुरुआत में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसकी मौत कैसे होती है ये जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कहता है कि उसकी मौत ठंड और थकान से हुई, लेकिन कहानी हमें कुछ और बताती है। हाँ, और अपने आखिरी पलों में भी जब वो प्रलाप की स्थिति में था, बेहोशी में बड़बड़ा रहा था, तो उसके मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे। क्या? एक रस्सी का टुकड़ा।
रस्सी का एक टुकड़ा, देखिए ये रहा मॉस्योमेयर। ओह, ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मरते दम तक अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहा था। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि उसे किसी बीमारी ने नहीं मारा, उसे मारा था समाज के अविश्वास ने, उस अन्याय ने जो उसके साथ हुआ। वो रस्सी का टुकड़ा जो कभी उसकी किफायत की निशानी थी, उसकी पहचान पर एक ऐसा दाग बन गया जिसे वो अपनी जान देकर भी नहीं धो सका। तो हॉर्नकॉम की ये कहानी एक मामूली रस्सी के टुकड़े से शुरू होकर एक इंसान की जिंदगी के दुखद अंत पर खत्म होती है। ये हमें एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है कि कैसे अफवाहें, शक और समाज की बनाई धारणाएं किसी की प्रतिष्ठा और उसके जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर सकती हैं। और आज के दौर में ये कहानी पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। सोचिए, सोशल मीडिया के इस युग में जहां कोई भी आरोप या खबर जंगल की आग की तरह फैल सकती है, हम सब कहीं ना कहीं उस बाजार की भीड़ का हिस्सा हैं। सही बात है। एक ट्वीट, एक फॉरवर्डेड मैसेज या एक वीडियो किसी की जिंदगी को पल भर में बर्बाद कर सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी बात को सच मानने और उस पर अपनी राय बनाने से पहले रुकना और सोचना कितना जरूरी है। क्योंकि एक बार जब कोई कहानी बन जाती है तो तथ्य अक्सर अप्रासंगिक हो जाते हैं। बिल्कुल। ये कहानियां हमें होरोखोम के दर्द के बारे में तो बताती हैं, लेकिन उस एक व्यक्ति के बारे में चुप रह जाती है जिसने ये सब शुरू किया था, मैत्र मालांदे। हाँ, वो काठी बनाने वाला। उसने ऐसा क्यों कहा था कि उसने होरोखोम को बटुआ उठाते देखा है? स्रोत ये कभी नहीं बताता। क्या ये एक ईमानदार गलतफहमी थी? क्या उसे सच में ऐसा लगा था, या इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी या द्वेष था? ये विचार हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि शब्दों के पीछे की मंशा कितनी मायने रखती है और एक झूठे आरोप की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? सिर्फ उस एक व्यक्ति की जिसने झूठ बोला, या उस पूरे समाज की जिसने इतनी आसानी से उस पर यकीन कर लिया? अब हम अपनी दूसरी कहानी पर आते हैं, क्लर्क की मौत। अगर पहली कहानी एक झूठे आरोप की थी, तो ये कहानी एक छोटी सी भूल और उससे पैदा हुए डर की है। आज की हमारी चर्चा एक ऐसी कहानी पर केंद्रित है जो शुरू होती है एक बहुत ही छोटी, लगभग बेतुकी सी घटना से, लेकिन उसका अंत इतना दुखद और चौंकाने वाला है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, एक छींक, बस एक छींक किसी की जान कैसे ले सकती है। और यही इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है। हम बात कर रहे हैं मशहूर लेखक एंटन चेखव की कहानी, एक सरकारी क्लर्क की मौत की। हाँ, ये कहानी सिर्फ एक क्लर्क, चर्व्याको के बारे में नहीं है। ये तो मतलब हमारे अंदर छिपे डर, सामाजिक दबाव और जिसे हम आजकल ओवर थिंकिंग कहते हैं, हाँ, उसकी एक तरह से केस स्टडी है। ओवरथिंकिंग बिल्कुल सही शब्द है। आज हम इसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी भूल, एक सामाजिक चिंता और अपने पद को लेकर जो डर होता है, उसके कारण एक जानलेवा जुनून में बदल जाती है। और यकीन मानिए, ये कहानी भले ही 150 साल पुरानी हो, लेकिन ये आज के ऑफिस कल्चर और वो जो सोशल मीडिया वाली एंग्जाइटी होती है ना, उसके बारे में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल सही कहा। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमारा दिमाग एक छोटी सी घटना को पकड़कर उसके सबसे बुरे अंजाम की कल्पना करने लगता है। मनोविज्ञान में इसे कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं। चलिए इस दिलचस्प और दुखद कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती एक थिएटर में। चर्व्याकोव, जो यातायात मंत्रालय में एक छोटा मोटा सरकारी क्लर्क है, बड़े आराम से बैठकर शो का मजा ले रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, सब कुछ ठीक था, और तभी उसे जोर से छींक आती है। अब छींकना तो एक आम बात है, लेकिन चर्व्याकोव देखता है कि छींक की कुछ बूंदें सामने बैठे एक गंजे सिर वाले बुजुर्ग पर पड़ गई हैं। और बस यहीं से उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। वो घबराकर उस व्यक्ति को पहचानता है। वो तो जनरल ब्रिज्जातोव हैं, जो एक दूसरे विभाग में ऊंचे पद पर हैं। अच्छा, भले ही वो चर्व्याकोव के सीधे बॉस नहीं है, लेकिन वो एक जनरल है, और 19वीं सदी के रूस की नौकरशाही में एक क्लर्क और एक जनरल के बीच जमीन आसमान का फर्क था। मतलब ये सिर्फ एक ओहदे का फर्क नहीं था, बल्कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था थी जो डर पर आधारित थी। बिल्कुल। उस समय रूस में टेबल ऑफ रैंक्स नाम की एक बहुत कठोर व्यवस्था थी, जिसमें हर सरकारी कर्मचारी का एक रैंक होता था। आपका पूरा मान सम्मान, आपकी पहचान, सब कुछ उस रैंक पर ही निर्भर करता था। अपने से ऊंचे रैंक वाले किसी अधिकारी को नाराज करने का मतलब था अपना करियर और इज्जत दोनों को दांव पर लगा देना।
तो चेरव्याकोव का डर सिर्फ उसका वहम नहीं था, वो उस सिस्टम की देन था जिसमें वो जी रहा था। समझ गया। तो जनरल को देखते ही उसके मन में खलबली मच जाती है। स्रोत के मुताबिक वो सोचता है ये मेरे बॉस नहीं है, पर फिर भी कितना बुरा हुआ, मुझे माफी मांगनी चाहिए। वो हिम्मत करके जनरल के कान में फुसफुसाता है, माफ कीजिएगा सर, मैंने छींक दिया, गलती से हो गया। और जनरल का जवाब बड़ा सामान्य था। वो कहते हैं कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन चेरव्याकोव का दिमाग इस जवाब को स्वीकार नहीं कर पाता। उसे यकीन ही नहीं होता। हाँ, उसे लगता है जनरल बस दिखावे के लिए ऐसा कह रहे हैं, अंदर ही अंदर जरूर गुस्सा होंगे। वो फिर से माफी मांगता है। इस बार जनरल थोड़ा चिढ़कर कहते हैं, अरे भाई बस भी करो, मैं तो भूल भी गया था, तुम क्यों पीछे पड़े हो। यहीं पर दो लोगों की दुनिया कितनी अलग है ये साफ दिखता है। जनरल के लिए ये एक सेकंड की घटना थी जो खत्म हो चुकी है, लेकिन चेरव्याकोव के लिए ये अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब जनरल ने 2 बार कह दिया कि कोई बात नहीं, फिर भी चेरव्याकोव को चैन क्यों नहीं पड़ा। यहीं पर वो कैटास्ट्रोफाइजिंग का कॉन्सेप्ट आता है जिसकी हम बात कर रहे थे। चेरव्याकोव का दिमाग एक नकारात्मक घटना को पकड़ चुका है और अब वो उसके सबसे बुरे अंजाम की कल्पना कर रहा है। वो सोच रहा है, जनरल कह तो रहे कोई बात नहीं, पर मन में सोच रहे होंगे कि कितना बदतमीज आदमी है, वो मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। अच्छा, उसका दिमाग उसे यकीन दिला रहा है कि एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। ये एक तरह का मतलब मानसिक जाल है जिसमें वो फंस गया है। और ये जाल और भी मजबूत हो जाता है जब वो घर पहुंचता है। वो अपनी पत्नी को पूरी घटना बताता है। पत्नी की प्रतिक्रिया भी बड़ी अजीब है। पहले तो वो थोड़ा डर जाती है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि जनरल ब्रिज्यातोव चेरव्याकोव के अपने विभाग के नहीं है, वो राहत की सांस लेती है। हाँ, वो कहती है चलो कोई नहीं, पराया अफसर है। लेकिन फिर वो एक ऐसी सलाह देती है जो आग में घी का काम करती है। बिल्कुल। पत्नी कहती है, फिर भी तुम्हें एक बार जाकर उनसे मिल लेना चाहिए और ठीक से माफी मांग लेनी चाहिए, वरना वो सोचेंगे कि तुम्हें तौर तरीके नहीं आते। ये सुनकर तो चेरव्याकोव की बची कुची हिम्मत भी जवाब दे गई होगी। बिल्कुल। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि उसने कोई बहुत बड़ी सामाजिक गलती कर दी है। हाँ। पत्नी की सलाह शायद अच्छे इरादे से दी गई थी, लेकिन उसने चेरव्याकोव के डर को और पुख्ता कर दिया। अब ये सिर्फ एक छींक नहीं रह गई थी, बल्कि ये उसके भले आदमी होने या ना होने का सबूत बन गई थी। उसकी चिंता को एक तरह से सामाजिक मान्यता मिल गई। एकदम। और अब उसे लगा कि इसे ठीक करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। मुझे तो ये बात ही हजम नहीं हो रही कि वो अगले दिन फिर से माफी मांगने चला गया। मतलब एक रात में उसकी चिंता इतनी कैसे बढ़ गई कि उसे वर्दी पहनकर, बाल कटवाकर बाकायदा जनरल के दफ्तर जाना पड़ा। क्योंकि रात भर उसके दिमाग ने उस छोटी सी घटना को एक राक्षस में बदल दिया था। अब उसे माफी मांगकर सिर्फ अपनी गलती नहीं सुधारनी थी, बल्कि अपनी इज्जत, अपना वजूद, वो सब बचाना था। वो जनरल के दफ्तर पहुंचता है और देखता है कि वहां पहले से ही बहुत से लोग अपनी अपनी अर्जियां लेकर इंतजार कर रहे हैं। जनरल एक एक करके सबसे मिल रहे हैं। ये सीन भी बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ चेरव्याकोव है, जिसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा उसकी छींक है, और दूसरी तरफ जनरल है, जिसके सामने दर्जनों जरूरी सरकारी मामले पड़े हैं। दोनों की प्राथमिकताएं कितनी अलग हैं। एकदम। चेरव्याकोव किसी तरह जनरल तक पहुंचता है और फिर से अपनी बात शुरू करता है। सर, मैं कल के लिए माफी मांगने आया था, मैंने जो आपको तकलीफ दी। लेकिन जनरल, जो अपने काम में पूरी तरह डूबे हुए हैं, उसकी तरफ देखे बिना ही अगले फरियादी की ओर मुड़ जाते हैं। और चेरव्याकोव को क्या लगता है? उसे लगता है कि उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। उसे यकीन हो जाता है कि जनरल अभी भी बहुत नाराज है। जबकि जनरल के नजरिए से देखें तो वो बस अपना काम कर रहा है। उसके लिए चेरव्याकोव की लगातार माफी एक रुकावट है, एक अप्रासंगिक बात। उसे शायद याद भी नहीं होगा कि कल क्या हुआ था। वो चेरव्याकोव के डर को नहीं, बल्कि उसके अजीब व्यवहार को देख रहा है। हाँ, उसे समझ नहीं आ रहा कि ये आदमी एक मामूली सी बात को क्यों पकड़ कर बैठा है। बिल्कुल। पर चेरव्याकोव कहाँ हार मानने वाला था। जब जनरल सबसे मिलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं तो वो उनके पीछे पीछे चल देता है। वो फिर कहता है, हुजूर, मुझे अपनी गलती का बहुत अफसोस है, इसलिए मैं आपको फिर से तकलीफ देने की हिम्मत कर रहा हूँ। और अब जनरल का सब्र जवाब दे जाता है। वो एक अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है, तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, और दरवाजा बंद कर लेता है। कमाल है। मतलब जो चीज सम्मान दिखाने के लिए की जा रही थी, उसी को बेइज्जती मान लिया गया। आज के जमाने में भी तो ऐसा होता है, जब हम टेक्स्ट या ईमेल पर किसी की टोन नहीं समझ पाते और मतलब का अनर्थ हो जाता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। ये कहानी का, आप कह सकती हैं कि चरम बिंदु है, एक दुखद गलतफहमी। चेरव्याकोव का इरादा था
अत्यधिक विनम्रता दिखाने का, लेकिन जनरल को ये अपमान लग रहा है। जनरल की सोच शायद ये थी कि कोई व्यक्ति इतनी छोटी सी बात के लिए बार बार आके उसे परेशान कर रहा है तो जरूर वो उसका मजाक उड़ा रहा है। उसकी जरूरत से ज्यादा विनम्रता कोई उपहास समझ लिया गया। यहाँ कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट चुका है। ये सुनकर चिरव्याकोव सन्न रह जाता है। वो सोचता है, मजाक? इसमें मजाक की क्या बात है? एक जनरल होकर वो इतनी सी बात नहीं समझते। ठीक है, अब मैं इस आदमी को अपनी माफी से और परेशान नहीं करूंगा, बाढ़ में जाए वो घर तो आ जाता है, लेकिन उसके मन में एक नई उथल-पुथल शुरू हो जाती है। हाँ, उसका आंतरिक संघर्ष अब एक नए स्तर पर पहुंच गया है। पहले उसे डर था कि जनरल नाराज है, अब उसे डर है कि जनरल उसे एक मजाक उड़ाने वाला, एक असभ्य व्यक्ति समझ रहे हैं, जो कि उसके लिए और भी बड़ा अपमान है। उसका आत्मसम्मान दांव पर लग गया है, इसलिए वो इस मामले को यही नहीं छोड़ पाता। और इसीलिए अगले दिन वो एक बार फिर जनरल के पास जाने का फैसला करता है। ये उसकी आखिरी कोशिश थी, ये समझाने के लिए कि वो मजाक नहीं उड़ा रहा था। वो जनरल के दफ्तर पहुंचता है और जैसे ही कुछ कहना शुरू करता है, इस बार जनरल का पारा चढ़ जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, वो कांपने लगता है और जोर से चिल्लाता है, निकल जाओ यहाँ से। जनरल के लिए शायद ये बर्दाश्त की हद थी। उसे लगा कि ये आदमी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। उसकी प्रतिक्रिया बहुत कठोर थी, लेकिन शायद उसकी अपनी दुनिया के तर्क के हिसाब से उसे यही सही लगा। इतना ही फुसफुसा पाता है, क्या? जनरल पैर पटक कर अपनी बात दोहराता है, निकल जाओ। ये चिरव्याकोव के लिए अंतिम प्रहार था। स्रोत में इसका वर्णन बहुत मार्मिक है। लिखा है, चिरव्याकोव को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट सा गया हो। वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंचा, बाहर सड़क पर आया। वो न कुछ देख रहा था, न कुछ सुन रहा था। वो बस एक मशीन की तरह चलता गया। घर पहुंचकर वो अपनी वर्दी भी नहीं उतारता, सोफे पर लेटता है और मर जाता है। और हमें इस अंत पर थोड़ा रुक कर सोचना होगा। यहां असल में हुआ क्या? ये कोई साधारण मौत नहीं है। उसे छींकने नहीं मारा, नहीं जनरल के गुस्से ने, उसे मारा है उस टूटने के एहसास ने। टूटने का एहसास? हाँ, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक शॉर्ट सर्किट है। मतलब आप इसे कैसे समझाएंगे? देखिए, चिरव्याकोव की पूरी पहचान, उसका पूरा वजूद इस बात पर टिका था कि समाज, खासकर उससे ऊंचे पद वाले लोग, उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। वो सिस्टम में अपनी जगह को लेकर हमेशा डरा रहता था। जब सिस्टम के सबसे बड़े प्रतीक यानी जनरल ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया, उसे निकल जाओ कहकर अपनी दुनिया से बाहर फेंक दिया, तो चिरव्याकोव का पूरा वजूद ही ठह गया। बिल्कुल। उसका दिमाग इस अंतिम अस्वीकृति को सह नहीं पाया। वो कुछ टूट गया का मतलब है उसकी दुनिया, उसका जीने का मकसद, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। और वो वर्दी, जिस नई वर्दी को पहनकर वो अपनी इज्जत वापस पाने गया था, वही उसका कफन बन गई। ये तो बहुत ही गहरा प्रतीक है। बिल्कुल, वो वर्दी उस सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है जिसे वो इतना महत्व दे रहा था, और अंत में उसी व्यवस्था ने उसकी जान ले ली। उसकी मौत शारीरिक कम, मनोवैज्ञानिक ज्यादा है। अपमान और डर का बोझ इतना ज्यादा हो गया कि उसके शरीर ने जवाब दे दिया। वो अपनी ही सोच की भूल भुलैया में इतना खो गया कि उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा सिवाय मौत के। तो एक मामूली सी छींक एक इंसान की मौत पर खत्म हुई। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हमारा डर और सामाजिक पद का लिहाज हमें एक ऐसी हकीकत पर यकीन दिला सकता है जो असल में है ही नहीं। सही कहा। और इसका मतलब यह है कि चिरव्याकोव सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। ये उस हर इंसान की कहानी है जो अपनी कीमत, अपनी नौकरी, अपने पद या दूसरे लोगों की राय से आंकता है। चिरव्याकोव की समस्या ये नहीं थी कि उसने छींका, बल्कि ये थी कि उसने एक जनरल पर छींका। अगर वो किसी आम आदमी पर छींकता तो शायद हंसकर बात वहीं खत्म कर देता। उसका डर सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि उस पूरे समाज का था, जहां छोटे लोग बड़े अफसरों से खौफ खाते थे। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। इस पूरी त्रासदी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। वो आपको कोई सीधा जवाब नहीं देती। क्या चिरव्याकोव अपनी हद से ज्यादा चिंता और वहम के लिए जिम्मेदार है, या जनरल जो थोड़ी सी हमदर्दी नहीं दिखा सका और आखिर में इतना कठोर हो गया? या फिर वो पूरा सामाजिक ढांचा? हाँ, या फिर वो पूरा सामाजिक ढांचा जिसने इन दोनों को ऐसा बनाया जहां एक इंसान की कीमत उसके पद से तय होती है। कहानी इसका जवाब हम पर छोड़ देती है, और शायद हमें ये सोचने के लिए छोड़ देती है कि हमारी अपनी दुनिया में, हमारे दफ्तरों में, हमारे समाज में ऐसे अदृश्य दबाव कहाँ और कैसे काम कर रहे हैं। क्या हम भी अनजाने में किसी चिरव्याकोव या किसी जनरल की भूमिका निभा रहे हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा। हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पेशगी हमें एक बिल्कुल अलग तरह के रिश्ते में ले जाती है, एक मालकिन और उसकी नौकरानी के बीच। जी। कहानी की मुख्य पात्र है कार्मेन, जो एक घर में काम करती है, और उसकी मालकिन है मैडम। ये कोई पूरी कहानी नहीं है, बल्कि उसके जीवन के कुछ, कह सकते हैं, कुछ हिस्से हैं, कुछ तस्वीरें हैं। उसकी नौकरी, उसके रिश्ते और उसके अंदर जो एक संघर्ष चल रहा है, वो सब। बिल्कुल। और इन बिखरे हुए हिस्सों को जोड़ना ही आज का हमारा मकसद है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कार्मेन के साथ क्या हो रहा है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो इन हालात में जी कैसे रही है। ये एक किरदार के जरिए उन लाखों अनकही कहानियों की गहराई में उतरने जैसा है जो हमारे आसपास हर रोज होती हैं, पर हमें दिखती नहीं। तो चलिए इस दुनिया में कदम रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्मेन और उसकी मालकिन मैडम की। उनके बीच एक अजीब सी दीवार है। एक घटना का जिक्र है जहां मैडम कार्मेन को अपनी बेटी फ्रैंकवा से बात करने के तरीके पर टोकती हैं। वो कहती हैं, तुम बच्ची से ऐसे बात करती हो जैसे वो कोई बड़ी हो। ये सुनने में एक मामूली सी बात लगती है, पर क्या ये वाकई इतनी सीधी है? लेकिन इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है कि बच्ची असल में भूखी है। वो कहती है डेजर्ट मत देना, नियम है, जबकि कार्मेन की समझ कहीं ज्यादा गहरी है। वो जानती है कि बच्चे को नियम नहीं खाना चाहिए, पेट भरना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, उसका पेट भर जाएगा तो वो खुश रहेगी। ये समझ का नहीं बल्कि हमदर्दी का फर्क है। मैडम के लिए फ्रैंकवा एक प्रोजेक्ट है और कार्मेन के लिए एक जीती जागती बच्ची। और ये फर्क उस अंगूर वाली घटना में तो और भी साफ हो जाता है। वो सीन मेरे दिमाग में अटक गया है सच में। फ्रैंकवा रो रही है, मैडम परेशान है। वो कार्मेन से कहती हैं, फ्रिज से अंगूर ले आओ। उसे पसंद है। हाँ, कार्मेन अंगूर देती है और बच्ची चुप हो जाती है। बहुत ही मामूली सा वाकया है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो इस रिश्ते की असलियत, आप कह सकते हैं, खोल कर रख देता है। हाँ, क्योंकि मैडम उस घटना का मतलब अपने हिसाब से निकाल लेती हैं। वो कार्मेन के इरादों पर शक नहीं करती, बल्कि इसकी काबिलियत पर एक फैसला सुना देती हैं। वो मान लेती हैं कि कार्मेन को बच्चे पालने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अच्छा। और फिर उसे एक लंबा चौड़ा लेक्चर देती हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए। और मजे की बात यह है कि ये लेक्चर वो महिला दे रही है जिसने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी ही कार्मेन पर डाल रखी है। ये तो जबरदस्त दोहरापन है। मतलब सलाह मैं दूंगी पर काम तुम करोगी। पर क्या आपको लगता है कि मैडम को इस दोहरेपन का एहसास भी है, या वो अपनी दुनिया में इतनी मग्न है कि उन्हें ये सब बहुत नॉर्मल लगता है? मेरे ख्याल से यही इस रिश्ते की सबसे जटिल बात है। स्रोतों को पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि मैडम कोई बुरी इंसान है या जानबूझकर कार्मेन को नीचा दिखा रही हैं। वो शायद अपने बनाए हुए एक बुलबुले में जी रही हैं, जहां वो एक अच्छी माँ है जो अपनी नैनी को सही ट्रेनिंग दे रही हैं। उनके लिए कार्मेन एक कर्मचारी है, एक सुविधा। वो ये देख ही नहीं पाती कि कार्मेन की अपनी भी एक दुनिया है, अपनी परेशानियां हैं। वो उसे एक इंसान के तौर पर देखने में, कह सकते हैं, नाकाम रहती हैं। और कार्मेन की यही दुनिया है जो कहानी को एक नया मोड़ देती है। एक तरफ वो फ्रैंकवा को लोरी सुनाकर सुला रही है, सो जा बच्ची सो जा, एक माँ की तरह। और ठीक उसी वक्त हमें पता चलता है कि उसका अपना बेटा मीलों दूर बीमार पड़ा है। ये जानकर तो मतलब दिल बैठ जाता है। बिल्कुल, यही इस कहानी का भावनात्मक केंद्र है। वो जिस ममता और देखभाल से दूसरे के बच्चे को पाल रही है, वही ममता अपने बच्चे के लिए उसके दिल में एक टीस पैदा कर रही होगी। ये एक ऐसी कश्मकश है जिसे घरेलू काम करने वाले बहुत से लोग हर रोज जीते हैं। सही बात है। समाज उन्हें उनके काम से पहचानता है, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी, उनकी चिंताओं को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। कार्मेन का किरदार इसी अनदेखी सच्चाई को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। और मैडम का रवैया इस अनदेखी को और भी क्रूर बना देता है। जब कार्मेन हिम्मत करके अपने बीमार बेटे के लिए छुट्टी मांगती है, तो मैडम का जवाब सुनकर लगता है जैसे किसी ने घाव पर नमक छिड़क दिया हो। वो कहती हैं, कार्मेन, मैं पहले ही बहुत सजा भुगत चुकी हूँ। मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होती है तुम जानबूझकर ऐसा करती हो। सोचिए, वो अपनी परेशानी को कार्मेन की परेशानी से कहीं ज्यादा बड़ा बता रही हैं। ये सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये कंट्रोल करने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। मैडम यहाँ विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। विक्टिम कार्ड कैसे? वो खुद को एक भुक्तभोगी की तरह पेश कर रही हैं ताकि कार्मेन को दोषी महसूस कराया जा सके। उन्हें डर है कि अगर कार्मेन चली गई तो घर का सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए सहानुभूति दिखाने के बजाय वो आरोप लगाती हैं
ताकि कार्मेन अपराध बोध में दबकर रुक जाए। ये एक मनोवैज्ञानिक दांव है जो अक्सर ऐसे रिश्तों में खेला जाता है जहां पावर एक तरफा हो। मतलब ये कि कार्मेन की मजबूरी ही मैडम का सबसे बड़ा हथियार है। और ऐसा लगता है कि कार्मेन की जिंदगी में मजबूरियों की कोई कमी नहीं है। एक तरफ बीमार बेटा और मैडम का दबाव, और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में एक और किरदार है हेक्टर। ये रिश्ता भी कोई आसान नहीं लगता। हाँ, हेक्टर का आना कहानी में एक और परत जोड़ता है। कार्मेन और हेक्टर का रिश्ता उम्मीद और हताशा के बीच झूलता हुआ लगता है। दोनों ही अपने हालात से जूझ रहे हैं। हमें बताया गया है कि हेक्टर की अच्छी परवरिश हुई है, फिर भी कार्मेन सोचती है कि समाज उनके रिश्ते को कैसे देखेगा। ये दिखाता है कि वो सिर्फ अपनी मौजूदा परेशानियों से नहीं, बल्कि भविष्य की चिंताओं से भी घिरी हुई है। और फिर हेक्टर भी बीमार पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कार्मेन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब जिम्मेदारी का पूरा बोझ अकेले उस पर है। डॉक्टर, दवाई, पैसा, सब कुछ। यहीं पर उसकी आर्थिक लाचारी बहुत खुलकर सामने आती है। और वो एक पल जब वो हेक्टर की दवा के लिए मैडम से पैसे मांगने की सोचती है, लेकिन हिचकिचाती है। वो हिचकिचाहट बहुत कुछ कह जाती है। वो जानती है कि पैसे मांगना मतलब खुद को और छोटा बनाना, अपनी लाचारी को स्वीकार करना। ये दिखाता है कि गरीबी में बीमारी सिर्फ एक शारीरिक संकट नहीं होती, वो एक मानसिक और आर्थिक आपदा बन जाती है। उस सीन में एक छोटी सी डिटेल है जो बहुत असरदार है। मैडम उसे 500 फ्रैंक का उधार तो दे देती हैं, हाँ, लेकिन साथ में एक एस्पिरिन की गोली भी थमा देती हैं। एक एस्पिरिन, ये क्या था? क्या वो सच में मदद कर रही थीं या मजाक उड़ा रही थीं? ये बस एक सिरदर्द जैसी छोटी मोटी तकलीफ है जिसके लिए एक एस्पिरिन काफी है। अच्छा। वो हेक्टर की तकलीफ को और उसके जरिए कार्मेन की पूरी चिंता को कम आंक रही हैं, उसे छोटा बना रही हैं। ये सिर्फ पैसा उधार देना नहीं है, ये अपनी हैसियत और ताकत का एहसास दिलाना भी है। और पैसों का हिसाब किताब भी दिया गया है कि पिछले महीने 4000 फ्रैंक मिले थे और अब सिर्फ 1000 बचे। ये आंकड़े उसकी रोजमर्रा की घुटन को एकदम साफ कर देते हैं। हर एक फ्रैंक का हिसाब रखना, हर खर्च से पहले सोचना, बिल्कुल, ये तनाव हमेशा उसके साथ चलता है। ये आंकड़े कहानी को जमीन पर ले आते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि कार्मेन की लड़ाई सिर्फ भावनात्मक नहीं है, वो हर रोज गणित की एक मुश्किल पहेली भी सुलझा रही है। उसके पास गलती करने की या बीमार पड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। इन सब के बावजूद कार्मेन का किरदार टूटता नहीं है। वो मैडम के दौरेपन को समझती है, अपनी आर्थिक तंगी को झेलती है, अपने बेटे और हेक्टर की चिंता में घुलती है, लेकिन खामोशी से अपना काम करती रहती है। ये खामोशी क्या है? क्या ये उसकी हार है या उसकी ताकत? ये उसकी जीवित रहने की रणनीति है। उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसका कवच है। वो जानती है कि बहस करने से, शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा, हालात और खराब ही होंगे। इसलिए वो अपनी सारी ऊर्जा लड़ने में नहीं बल्कि सहने में और काम करते रहने में लगाती है। वो एक ही वक्त में कई मोर्चों पर लड़ रही है और इन सब के बीच अपनी गरिमा को बचाए रखना ही उसकी सबसे बड़ी जीत है। वो परिस्थितियों से मजबूर है पर हारी हुई नहीं है, कम से कम अब तक तो नहीं। अब तक आपने सही कहा, क्योंकि कहानी का अंत हमें एक ऐसी जगह ले जाकर छोड़ता है जहां शायद ये सारी सहनशीलता, सारी ताकत जवाब दे जाती है। वो आखिरी दृश्य, रात का अंधेरा, सूनी सड़क और कार्मेन की सोच। वो दृश्य दिल दहला देने वाला है। जी। दिन भर की भागदौड़ के बाद रात का वो अकेलापन उसे अपनी असलियत का सामना करने पर मजबूर करता है, और तभी उसे कुछ औरतों के रोने की आवाज सुनाई देती है। एक भयानक एहसास उसे जकड़ लेता है। स्रोत के शब्द हैं, मुआना मोनोके में के कोंडा है, हेक्टर है, दवा या ओझा। काफी देर हो चुकी थी। हाँ, फिर उसके दिमाग में जो ख्याल आता है वो किसी भी इंसान को तोड़ देने के लिए काफी है। ओ मेरा बेटा गुजर गया, ओह मेरा हेक्टर, ओ मेरा बेटा गुजर गया। वो दोनों को एक ही सांस में याद करती है। ये भ्रम है या सच्चाई, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसका दर्द एकदम असली है। वो दर्द जो पूरी कहानी में सतह के नीचे दबा हुआ था, आखिरकार एक सैलाब की तरफ फूट पड़ता है। ये पढ़कर एक खामोशी छा जाती है। ऐसा लगता है कि जिस बोझ को वो अकेले उठाए घूम रही थी, वो आखिरकार उस पर गिर ही गया। हाँ, और ये अंत हमें बताता है कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। कार्मेन हर किसी की देखभाल करने की कोशिश करती रही, फ्रैंकुआ की, अपने बेटे की, हेक्टर की, लेकिन शायद वो किसी को नहीं बचा सकी। ये एक व्यक्ति की हार नहीं है,
ये उन हालातों की क्रूरता को दिखाता है जहां एक अकेला इंसान चाहकर भी सब कुछ नहीं संभाल सकता। उसका अंत इस बात का प्रतीक है कि कभी-कभी हालात इतने बेरहम होते हैं कि सबसे मजबूत इंसान भी बिखर जाता है। तो इन बिखरे हुए पन्नों से कार्मेन की जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसी महिला की है जो प्यार, जिम्मेदारी और सामाजिक दबाव के एक चक्रव्यूह में फंसी है। वो हर रोज लड़ती है, लेकिन शायद अंत में ये लड़ाई बहुत बड़ी साबित होती है। बिल्कुल। कार्मेन की कहानी उन अनगिनत लोगों की कहानी है जिनका त्याग और जिनकी मेहनत अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जो लोग दूसरों की जिंदगी को आसान बनाने का काम करते हैं, उनकी अपनी जिंदगी अक्सर सबसे मुश्किल होती है। कार्मेन सिर्फ एक किरदार नहीं, वो एक पूरे वर्ग के अनसुने संघर्ष का प्रतीक है। और अब एक विचार जिसके साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। ये कहानी हमें कार्मेन के संघर्षों को बहुत करीब से दिखाती है, लेकिन उसके सपनों के बारे में, उसकी अपनी ख्वाहिशों के बारे में लगभग खामोश रहती है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब किसी की जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों और दबाव का एक अंतहीन सिलसिला बन जाए, तो क्या व्यक्तिगत सपनों के लिए कोई जगह बचती है, या फिर ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ डटे रहना, हार ना मानना, यही अपने आप में सबसे बड़ा सपना बन जाता है? तो इन तीनों कहानियों को एक साथ देखने पर क्या समझ आता है? इनमें कुछ बातें समान हैं, जैसे मनोविज्ञान और जुनून। होरिश कैम अपनी बेगुनाही साबित करने के जुनून में, चेरव्याकोव माफी मांगने के डर में और कार्मेन अपनी गरीबी की चिंता में, तीनों किरदार एक ही सोच में डूबे हुए हैं जो उन्हें बर्बाद कर देती है। हाँ, एक तरह का ऑब्सेशन। बिल्कुल। और दूसरी बात है शक्ति का असंतुलन। पहली कहानी में मेयर और किसान, दूसरी में जनरल और क्लर्क और तीसरी में मालकिन और नौकरानी। हर कहानी में कमजोर व्यक्ति ही पिसता है। और ये सब आम लोग हैं? हाँ, आम आदमी की त्रासदी। ये राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं, बल्कि आम इंसानों की कहानियां हैं, जिन्हें समाज की क्रूरता, गलतफहमी या उनके अपने डर ने ही कुचल दिया। ये कहानियां भले ही किसी और देश और समय की हों, लेकिन इनकी बातें आज भी उतनी ही सच हैं। बिल्कुल। आज भी अफवाहें जिंदगियां बर्बाद करती हैं, पद का डर लोगों को परेशान करता है और आर्थिक असमानता लोगों को लाचार बनाती है। यही इन कहानियों की खासियत है। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इन कहानियों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। जाने से पहले एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जरूर। इन कहानियों ने दिखाया कि कैसे एक रस्सी का टुकड़ा, एक छींक या एडवांस पैसे मांगने जैसी छोटी छोटी बातें जानलेवा बन सकती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी बातें या व्यवहार है जिनमें इतनी ताकत छुपी है, जिसे हम तब तक नहीं पहचान पाते जब तक बहुत देर ना हो जाए। अगर आपका कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक फ्रेश और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।